गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके थ्रू हमने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जब मैंने लास्ट में बताया था सजीव और निर्जीव, बहुत ही थोड़ा सा उसका कंसेप्ट क्लियर किया था, लेकिन फिर भी वहाँ भी वही चीज़ें थी कि हमने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म है ना, तो ऑर्गेनिज्म में अगर हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो सजीव है या निर्जीव है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो सजीव है ना, मतलब कि लिविंग है, अगर वो लिविंग है या फिर अगर वो नॉन लिविंग है, ठीक है। ये तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, है ना। तो अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है तो हमने दोनों के लिए ये बोला था कि उसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लिविंग सेल। अगर लिविंग सेल प्रेजेंट है, अगर लिविंग सेल प्रेजेंट है तो कैसा हो जाएगा, लिविंग थिंग्स हो जाएगा, है ना, लिविंग थिंग्स हो जाएगा। लेकिन अगर यह अब्सेंट है, अगर लिविंग सेल अब्सेंट है तब वो कैसा हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा, है ना। तो इससे हमें ये क्लियर हो जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक डिफरेंस है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग का, वो कैसे होता है। तो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट होता है वो लिविंग सेल पे डिपेंड करता है। आपको ये नहीं बोलना है कभी भी कि अगर कोई मूवमेंट कर रहा है या कोई ग्रोथ कर रहा है तो वो लिविंग है, नहीं। आपको ये बोलना है कि लिविंग सेल अगर प्रेजेंट है ना तो कैसा हो जाएगा, लिविंग थिंग्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसी के आगे अगर हम आगे देखते हैं तो अब हमें कुछ फीचर्स पढ़ने होते हैं, फीचर्स, है ना, फीचर्स हमें कुछ पढ़ने होते हैं। अब हम उस फीचर्स पे अगर हम फोकस करें तो फीचर्स क्या है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग के, तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे लिविंग थिंग्स पे, है ना। जो सजीव होते हैं, यानी कि जो सजीव हैं उनकी विशेषताएं क्या होंगी, है ना, क्या क्या विशेषताएं होंगी। ये बहुत बेसिक है, लेकिन इस बेसिक के थ्रू ही कुछ ऐसे टर्म हैं जहाँ से एक वन लाइनर या फिर अगर हमको क्वेश्चन आते हैं, है ना, टेस्ट सीरीज़ या फिर किसी में, तो उसमें वह एक ही छोटा सा अंतर ही हमारा आंसर गलत कर देता है और वहीं पे हमारा आंसर सही हो जाता है। वो हम इस फीचर्स के थ्रू हम उस मेन पॉइंट को कैच करेंगे। कैसे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल मतलब कि जो जीवन का चक्र होता है, वो जीवन का चक्र एक फिक्स है। कहने का मतलब ऐसे होगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म आएगा तो उस ऑर्गेनिज्म की पहले क्या होगी, पहले उसका जन्म होगा, है ना, पहले उसका क्या होगा, जन्म होगा। फिर क्या होगी, उस जन्म के बाद उसकी वृद्धि होगी, ठीक है। फिर वृद्धि के बाद क्या होगी, उसके अंदर प्रजनन होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, एटलीस्ट लास्ट में मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो ये किसी भी लाइफ का एक साइकिल होता है, ये सब के साथ होता है, ठीक है। तो इस लाइफ साइकिल में जो एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस में हम एक एक टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। उस आइडेंटिफाई करने का मीन्स यहाँ पे ये निकलेगा कि वहाँ से हमारे बहुत सारे ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं जो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वही हमें यहाँ पे क्लियर करने हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो लास्ट क्लास में हमने उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे, है ना। फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये है कि फर्स्ट हम देख लेते हैं पहले तो सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब कि कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना, ठीक है, मीन्स सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर का मीन्स ये हो गया, हम सेल तो आगे क्लास में डिटेल में करेंगे, यहाँ पे सेल अगर हम बताएंगे तो और चीज़ें मिस हो जाएंगी, पर थोड़ी सी कंसेप्ट में और थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा सा जानना होता है ना। क्या आप सभी को पता होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सब की बॉडी में लिविंग सेल प्रेजेंट होता है ना। और जो जीवित कोशिका है वह कोशिका ही हम शरीर का क्या है, सबसे बेसिक फाउंडेशन है ना। एक
हम बोलते भी हैं ना, ये डेफिनेशन पढ़ते आए हैं बचपन से कि जो शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है, वो कैसे है वो उसे हम और भी अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना, उसके पीछे रीज़न भी है। लेकिन हम यहाँ पे ये जान लेते हैं इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, क्योंकि हमें फीचर्स समझना है। तो जो कोशिका है वो क्या है, आपके शरीर की या हमारे शरीर की एक संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। तो अब इस कोशिका के आधार पर भी जब बंटवारा हुआ होगा या विभाजन हुआ होगा ना, वहाँ भी कुछ ना कुछ अंतर रहा होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने कोशिका लिख दिया, ठीक है, मतलब कि कोश सेल, ठीक है, मैंने सेल लिख दिया। तो अब इस सेल पे भी क्या है, अंतर है कि कुछ जो बॉडी स्ट्रक्चर बने होंगे स्टार्टिंग में, तो कुछ कैसे बने होंगे, यूनिसेलुलर बने होंगे, यूनिसेलुलर, और कुछ मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो कुछ यूनिसेलुलर बने होंगे, कुछ मल्टी, मतलब कि कुछ एक कोशिकी और कुछ बहुकोशिकी, ठीक है। तो यह एक कोशिकी और बहुकोशिकी की जो शरीर, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर था, उनका जो बॉडी था, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर था, उसमें भी अंतर रहा होगा, है ना। उस अंतर के आधार पर भी उनका कार्य हुआ होगा। अब ये सीधा समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे। अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर कर लें यहीं पे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो एक चीज़ और यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि जो सेल होती है ना, ये तो ऑर्गेनिज्म के आधार पर हो रहा है, मतलब कि जीव अगर कैसे होंगे कोशिका के आधार पर, तब आप बोलोगे कि एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, इन जनरल कोई बोल देता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वो नहीं है, वो तो किंगडम है, वो तो बहुत ही आगे का स्टेप है ना। वो नहीं बोलना है हमें ये बोलना है, अगर हमसे किसी ने ये पूछा कि कोशिका क्या प्रकार बताओ, तो कोशिका दो ही प्रकार की होती है। पहली होती है, अगर हम यहाँ पे लिख दें टाइप्स ऑफ सेल, है ना। तो टाइप्स ऑफ सेल 2 टाइप्स की होगी। फर्स्ट कौन सी होगी आपकी, प्रोकैरियोटिक, एंड सेकेंड हुई आपकी यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, कैच करके रखिएगा, क्योंकि अभी हम फीचर्स पढ़ रहे हैं और हम फीचर्स को समझने के लिए मुझे ये बताना है। और अगर हम इसे समझ लेंगे तो हम जितने भी फीचर्स पढ़ेंगे वो हमारे आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे। बहुत सारे यहीं पे हम आगे पढ़ने की कोशिश में हम यही नहीं क्लियर कर पाते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस क्या है। और वही हमारे लिए जब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, किंगडम पढ़ते हैं, और फिर आगे वाले एनालिसिस, आगे वाले क्लास में अगर हम पढ़ते हैं कि फाइलम क्या होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होंगे, तो वहाँ पे हमें यही नहीं समझ में आता कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम डिफरेंस क्रिएट करें, है ना। तो हमें डिफरेंस क्रिएट करना, इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप इसे अच्छे से देखेंगे, और अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आने वाले जितने भी मतलब इसके आगे जो भी टॉपिक आएगा आपका अच्छा फोकस लगेगा, मतलब अच्छे से आप बना के रखोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है ना, तो हम प्रोकैरियोटिक को समझ लेते हैं। नेम से ही थोड़ा सा समझिएगा, हिंदी में भी इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं और इसको हिंदी में भी यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। अब एकदम से बहुत ही ज़्यादा अगर बोलते हैं तो जिसमें मैच्योर न्यूक्लियस नहीं है ऐसा कुछ, तो इसका हम हिंदी में निकालते हैं, मतलब ये जो कह रहा है इस टर्म को हम अलग अलग करते हैं। तो जो प्रो का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब कि पुराना, ठीक है, पुराना लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा प्रिमिटिव। एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। समझिएगा थोड़ा सा। तो प्रो का मतलब हो रहा है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रिमिटिव का मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिया, पुराना या प्राचीन, ठीक है, पुराना या प्राचीन। तो इसका मतलब यह हो रहा है, अब इसको हम कैसे समझेंगे, है ना। तो इसको मैं समझाती हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। अब आप इसको डायग्राम के थ्रू समझना तो ज़्यादा क्लियर होगा।
से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से समझिएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाने के लिए एक डायग्राम बना दिया, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर कट हो जाएगा एक एक टॉपिक, अलग से कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे। सपोज़ करो ये कोई न्यूक्लियस सेल है ना, और सेल के अंदर मैंने ऐसा छोटा सा एक केंद्रक बना दिया, ठीक है। अब इस केंद्रक में मैंने क्या किया है, 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, अरे 2 सेल हैं, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दिख रहा है, इस सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस दिख रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, मैंने क्या किया कि ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर जो ये बाहर ऐसा कुछ बना दिया, और ये ऐसा है ना, ये ऐसा, और इसके अंदर क्या किया, ये आउटर कवरिंग कम्प्लीटली बना दी, और ये ऐसा, ठीक है। इस सेल का एक और स्ट्रक्चर बनता है ऐसा कुछ, जिसमें ओनली ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और ये ऐसे फ्लूइड मटेरियल होते हैं जो सेल के अंदर, वो जो द्रव्य भरा रहता है वो, है ना। तो मैंने आपको अभी प्रोकैरियोटिक का मतलब बताया और यूकैरियोटिक का मतलब नहीं बताया। तो यू का मतलब होता है ट्रू, साइंस की भाषा में यू का मतलब होता है ट्रू या डेवलप्ड, ठीक है। और कैरियोटिक का तो पता ही है, कैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू क्या समझाने की कोशिश की है कि डायग्राम के थ्रू मैंने ये बताया कि सपोज़ करो ये कोई सेल है और इसी सेल का एक स्ट्रक्चर ये है और ये भी कोई सेल है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस सेल के अंदर तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर है, फ्लूइड मटेरियल भी प्रॉपर है। जो न्यूक्लियस है, हाँ आइडेंटिफाई कर देते हैं हम एक बार, ये आपका जो अंदर वाला है ना, इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और ये इसकी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेम यहाँ पे भी यही है। अच्छा, ये जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ भी सेम सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर कवरिंग है, तो ठीक है। और जो ये तो फ्लूइड मटेरियल है ना, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, इस यहाँ पे जाने की बात ही नहीं है अभी। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, है ना। केंद्रक के अंदर ये फ्लूइड मटेरियल होता है ऐसा कुछ। आप देख रहे होगे कि इसके अंदर जो मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं वो टूटी फूटी है, मतलब कि डेवलप नहीं है, यानी कि हम इसको बोलते हैं रूडिमेंट्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि टूटी फूटी केंद्र की झिल्ली, है ना। तो टूटी फूटी केंद्रक झिल्ली लिख लीजिए, है ना, केंद्रक झिल्ली या रूडिमेंट्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी सेल का ये एक और स्ट्रक्चर है, हम दोनों से इसी को समझ रहे हैं, ठीक है। इस सेल में आप देख रहे हो कि ये सेल मेम्ब्रेन तो प्रॉपर है ना, सेल मेम्ब्रेन जैसे, लेकिन न्यूक्लियस भी प्रॉपर है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे तो टूटी फूटी था एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओनली फ्लूइड मटेरियल है जैसे सब में है। तो दोनों में अंतर क्या हो रहा है, अब समझिएगा। ऐसा कोई सेल जिसके अंदर, है ना, इसको समझने से पहले एक और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। हम ये जानते हैं कि अगर हमको अंतर आ जाता है तो हम ये बोल देते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और जो यूकैरियोटिक होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। सीधा सीधा रॉन्ग है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ध्यान से सुनिएगा, अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर न्यूक्लियस होता है। कैसे, जैसे कि एक ह्यूमन बींग्स के अंदर आप आत्मा समझते हैं ना, आत्मा, वो आत्मा होती है, बिना आत्मा का शरीर नहीं होता। उसी प्रकार से जितनी भी सेल होंगी ना, उसकी आत्मा क्या है, न्यूक्लियस है। तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि न्यूक्लियस नहीं होता तो प्रोकैरियोटिक है, नहीं। बहुत सारी बुक्स में भी इनफैक्ट NCERT 9th की बुक में भी ये लिखा हुआ है। तो मैं NCERT को नहीं बोल रही हूँ कि गलत है, लेकिन
जो बेसिक कंसेप्ट आप उसको देखिएगा, हालांकि 11th की बुक में उसने सही लिखा हुआ है ना, वहाँ पे उसने समझाया हुआ है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन एब्सेंट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्र की झिल्ली। ठीक है, तो केंद्र की झिल्ली जिसके अंदर एब्सेंट होती है वह कैसा जीव होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, मतलब कि वो कम मैच्योर होगा, उसकी जो कोशिका है वो पुरानी होगी, प्रिमिटिव फेज की होगी, एडवांस नहीं होगी, है ना। तो ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्णतः अनुपस्थित होगा, और अगर उपस्थित होगा भी ना तो वह कोशिश कर रहा होगा बनने की, लेकिन वो कैसा हो गया, प्रिमिटिव हो गया, मतलब टूटा फूटा होगा, वो जुड़ तो नहीं पाया, है ना, क्योंकि वो कोशिश किया आने की लेकिन आ नहीं पाई उसमें, है ना। और अगर आ भी रही है तो किस फेज की है, पुरानी तरह की, है ना, लेकिन कंप्लीटली कभी नहीं आती, या तो पूर्ण 90% चांसेस हैं कि अनुपस्थित होती है, और अगर किसी में आने की कोशिश भी हो रही है तो कैसी होती है, टूटी फूटी होती है। ठीक है, ये चीज़ें आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका हो गया, ये प्रोकैरियोटिक का हो गया, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। ठीक है, और यहाँ में आप देख रहे हो जितनी भी मैच्योर सेल होती हैं, ट्रू सेल होती है, मतलब ट्रू मतलब डेवलप्ड सेल होती हैं, वो यूकैरियोटिक है, बिकॉज उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीटली क्या है, डेवलप्ड है, इसीलिए वो यूकैरियोटिक है। सिंगल डिफरेंस आ गया कि आप बताओ बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर सेल्स, तो आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे कि ओनली प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उपस्थिति के आधार पर ही हम ये पता करते हैं कि वह कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो हम पढ़ क्या रहे थे वहाँ पे कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो यूनिसेलुलर होंगे या तो मल्टीसेलुलर होगी। तो अब यहाँ पे ये कैच करना है, यूनिसेलुलर जैसे ऑर्गेनिज्म होगी जिसमें सिंगल सेल होगा, और मल्टी सेलुलर मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा जिस पे होगा वो मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए ठीक है, अब एक थर्ड जो फीचर्स है इसका, है ना, ये तो फर्स्ट हमने पढ़ा था, कोशिका की संरचना पढ़ ली, है ना। सेकंड हमने फीचर हमें पढ़ना है जो इसका है, थर्ड होगा क्योंकि फर्स्ट में आपने लाइफ साइकिल पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यस। तो थर्ड में हम क्या समझ रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब कि जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म, अभी प्रोटोप्लाज्म का कंसेप्ट आप समझिएगा। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म अगर हमें समझना है तो हम फिर से वही एक स्ट्रक्चर समझते हैं, ऐसा कुछ, है ना। ये क्या है, आपका न्यूक्लियस सेल है, और सेल के अंदर एक कोई न्यूक्लियस होगा, यानी ये केंद्रक होगा। ठीक है, ऐसा कुछ, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको डबल लेयर्ड ही होगा, मतलब ये कैसा सेल है, डेवलप्ड सेल है। और यहाँ पे जो फ्लूइड मटेरियल होते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये अच्छा, ये है आपका क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। अब ये न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो उस फ्लूइड मटेरियल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ओके। अब ये स्ट्रक्चर से क्या समझ में, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका हो गया, सेल का हो गया। ठीक है, एक डेवलप्ड सेल है। ठीक है, और अगर समझने के लिए हमें समझना है यहाँ पे, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये तो वन लाइनर और क्वेश्चन आता है ना, बहुत सीधा सा, कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो पुरकिंजे ने की थी, है ना। तो पुरकिंजे आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। तो ये जो सेल है, जो सेल के अंदर जो प्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं, जो सेल के अंदर जो द्रव प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड मटेरियल। तो कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर जो उपस्थित द्रव होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव, ठीक है। लेकिन अगर न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर हम देखते हैं तो केंद्रक के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका सीधा सीधा क्या निकल के आ रहा है, अगर हम इसे सीधा सीधा लिखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट्स इट, है ना, इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को ही अगर हम साथ में मिला दें, इनका जो समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। और इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और इसको अच्छे से आप जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उसको भी आप एक बार रिवाइज करेंगे और इससे भी आप उससे कोरिलेट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।